नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ कर रहे हैं। उत्तराखंड के 4 जिलों में हिमस्खलन को लेकर अलर्ट हो गया है। चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में हिमस्खलन की संभावना है। 24 घंटे में 3000 मीटर से ऊपरी क्षेत्र में हिमस्खलन होने की संभावना है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हिमपात की लगातार निगरानी आपदा प्रबंधन कर रहा है। हाई अलर्ट जारी किया गया है उत्तराखंड के 4 जिलों के लिए। हिमस्खलन को लेकर के अलर्ट है। सावधान रहना होगा लोगों को, जो लोग चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में रह रहे हैं, क्योंकि वहां पर हिमस्खलन की संभावना है और 24 घंटे में 3000 मीटर से ऊपरी क्षेत्रों में हिमस्खलन होने की संभावना है। हिमपात की लगातार निगरानी कर रहा है आपदा प्रबंधन विभाग। उत्तराखंड के 4 जिलों में हिमस्खलन को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में हिमस्खलन की संभावना है और 24 घंटे में 3000 मीटर से ऊपरी क्षेत्रों में हिमस्खलन होने की संभावना है। हिमपात की लगातार निगरानी कर रहा है आपदा प्रबंधन विभाग। उत्तराखंड के 4 जिलों में हिमस्खलन को लेकर के अलर्ट। सुदीप जैन विशेष संवाददाता बने हुए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, 4 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि ऊपरी क्षेत्रों में हिमस्खलन होने की संभावना है। कैसे आपदा प्रबंधन विभाग इस पर नजर बनाए रखे हुए है और लोगों को कैसे जागरूक किया जा रहा है? जी देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो ये राज्य सरकार ने कल देर शाम एक और जानकारी देते हुए प्रेस नोट के माध्यम से बताया है कि चंडीगढ़ स्थित और केंद्रीय जो भारत सरकार के संस्थान है वो इस प्रकार के उच्च हिमालयी क्षेत्रों पर निगाह रखते हैं। तो वहां जो ये चेतावनी जारी हुई है ये सामान्य चेतावनी है और 3000 मीटर की से अधिक की ऊंचाई पर आबादी नहीं होती है। वहां ग्लेशियर्स, बर्फ के चट्टान होती हैं, परंतु राज्य सरकार की पूरी पैनी निगाह है कि यदि कहीं आपात स्थिति कोई होती है तो तत्काल उसमें रिलीफ की जाए और तत्काल लोगों को मदद पहुंचाई जाए। दूसरा, बीते दिनों उत्तरकाशी जिले में जो हिमस्खलन में कुछ पर्वतारोही फंस भी गए थे जिसमें मौतें भी हुई हैं, तो उन घटनाओं को देखते हुए भी इस अलर्ट पर विशेष निगाह बरती जा रही है। ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। देहरादून में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम बजट 2023 से 24 को मजबूत भारत की नींव रखने वाला बताया है। इसके साथ ही सीएम धामी ने जेल में बंद गरीब कैदियों की जमानत पर आने वाला खर्च और उन पर लगाए गए जुर्माने की रकम सरकार द्वारा देने के फैसले की सराहना की है। सीएम धामी ने कहा, भारत की दिशा को तय करने वाला ये बजट है। ये बजट कई मायनों में एक मजबूत भारत की नींव रखने वाला बजट है और अमृतकाल का बजट है। इस बजट में इस स्वर्णिम काल में, जिसको अमृतकाल हम कह रहे हैं, ये भारत का स्वर्णिम काल भी है। इस स्वर्णिम काल में भारत की गति क्या होगी, भारत की दिशा क्या होगी, भारत दुनिया का कैसे नेतृत्व करेगा, उसकी एक छाप दिखाई पड़ती है। जहां 2014 में जब प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी ने काम करना शुरू किया था, तब से लेकर अगर हम आज तक का आकलन करें तो प्रति व्यक्ति आय जस्ट उसके दुगना हो गई है। तेजी से भारत आगे बढ़ा है और इस बजट से जहां 130 करोड़ भारतवासियों के स्वप्न, उनके लक्ष्य, उनको तय करने वाला तो यह बजट है ही है। इसके साथ साथ यह बजट जो आज भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है और पूरी दुनिया की जो अपेक्षाएं इस समय में, जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है, लड़खड़ा रही है, ऐसे समय में भारत 10वें स्थान से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। तो पूरे विश्व की भी जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को पूरा करने वाला भी ये बजट है। महिलाओं के लिए इस आम बजट में कई सौगात दी है, जिसमें से अमृतकाल में महिलाओं के लिए नई बचत योजना का ऐलान किया गया है। इस योजना में 2 साल के लिए इस योजना का आगे का प्रावधान किया गया है, जो मार्च 2025 तक महिलाएं 2 लाख रुपए तक का महिला सम्मान बचत पत्र खरीद सकती हैं।
और इस पर 7.5% की सालाना दर से ब्याज दिया जाएगा और बीच में अगर जरूरत पड़ती है तो इस पैसे को आंशिक रूप से निकासी भी की जा सकती है। गांव और किसान को भी इसके केंद्र में रखा गया है, जहां किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं कि अपनी जो प्रधानमंत्री जी की यात्रा थी उस यात्रा में उन्होंने ऐसे जितने भी हमारे सीमांत के गांव हैं उन सभी गांवों को प्रथम गांव की संज्ञा दी थी। तो उन सभी को इस योजना से पर्यटन से जोड़ने में विशेष हमको सहायता मिलेगी और स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन और बिक्री के लिए प्रदेश में भी एक जो यूनिटी मॉल की उन्होंने बात करी है, यूनिटी मॉल हम भी स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसमें जो वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में मिलेट में मड़वा का नाम विशेष रूप से लिया, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे यहाँ का ये अनाज अब जहाँ सभी को मिल पाएगा, पारंपरिक रूप से इस खेती को और बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला कारागार देहरादून के भ्रमण पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कारागार का निरीक्षण कर कौशल विकास योजना के तहत कार्यक्रम में शिरकत की। दरअसल जिला कारागार में बंद कैदी यहां अपने हुनर के चलते विभिन्न रोजगार कार्यक्रम से जुड़कर विभिन्न उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं, तो वहीं कैदियों के लिए भी कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है। साथ ही ड्रग फ्री कार्यक्रम के तहत उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कैदियों को भी कौशल विकास योजना से जोड़ा जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस आम बजट में असहाय और बुजुर्ग कैदियों की जमानत के लिए बजट की व्यवस्था की गई है, जो कि केंद्र सरकार का बेहतर प्रयास है। आज पूरी दुनिया वर्ल्ड वेटलैंड डे मना रही है और आज इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए जो डाइवर्सिटी है इसमें जिसका सहयोग है, इन सबका सर्वाइवल और कंजर्वेशन जरूरी है। उसी दृष्टि से पूरी दुनिया में जो रामसर समिट हुई उसमें हमारे इस डेस्टिनेशन को भी रिकॉग्निशन मिली 2020 में, और आज ये बर्ड वॉचर्स के लिए पूरी दुनिया का एक केंद्र बना है हमारा ये आसन बैराज। इसमें जिस तरह से वेटलैंड के माध्यम से इनके सस्टेनेबिलिटी पे और इनके कंजर्वेशन पे काम किया जा रहा है, आज बहुत मैंने आपसे जिस तरह कहा कि बहुत जरूरी है कि ये बर्ड्स भी सर्वाइव करें। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में गणतंत्र दिवस पर विभिन्न राज्यों की झांकियों में उत्तराखंड की मानस खंड झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी ने ट्रॉफी के साथ मुलाकात की। इस अवसर पर झांकी के टीम लीडर संयुक्त निदेशक सूचना KS चौहान के साथ झांकी के कलाकार उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को मानस खंड झांकी के लिए प्रथम पुरस्कार मिलने पर प्रदेश के लिए सम्मान की बात बताई। उन्होंने झांकी में शामिल प्रत्येक कलाकार को 50-50 हजार की धनराशि देने की घोषणा की। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त होने से राज्य की समृद्ध लोक संस्कृति और धार्मिक विरासत को देश और दुनिया में पहचान मिली है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशानुसार भर्ती घोटाला करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के तहत अब पुलिस हाईकोर्ट में घोटालों में शामिल आरोपियों की जमानत निरस्त करवाने के लिए उच्च न्यायालय में अपील करने जा रही है। डीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने इस बात की जानकारी मीडिया से साझा की है। फिलहाल इस मामले की जांच STF द्वारा की जा रही है। आपको बताएं कि UKSSC पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी हाकम सिंह और संजीव चौहान की जमानत अपर जिला और सत्र न्यायालय देहरादून में 30 जनवरी को स्वीकृत की गई थी। पेपर लीक में संलिप्त जमानत पर छूटे इन सभी आरोपियों पर पुलिस प्रशासन की अपील गाज गिराने का काम कर सकती है। ये जो केसेस है पेपर लीक घोटाला वाला केसेस है, तो इस पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है कि इस पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए। उसी कड़ी में जिसको स्टडी करके हाई कोर्ट में बेल अपील फाइल करेंगे। और बाकी इस दिल्ली के खिलाफ कई सारा केसेस है वो, और गैंगस्टर एक्ट भी लगा हुआ है, तो अभी भी फिलहाल तो वो जेल में रहेंगे। जो बाकी में भी बेल मिलेगा तो बाहर आ पाएंगे, बट हमारी निर्देश है कि ये सब में हम अपील करेंगे हाई कोर्ट पे। कब तक हम हाई कोर्ट के
जैसे इसका लोअर कोर्ट का ऑर्डर मिलते ही उसको फिर प्रोसेस होता है अपील करने के लिए, डीएम से भी अनुमति लिया जाता है और शासन से भी, तो लेके अब हाई कोर्ट में दाखिल करेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चमोली की बर्खास्त जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी की बर्खास्तगी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बर्खास्तगी आदेश को निरस्त कर उन्हें बहाल कर दिया है। वेकेशन जज न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने सरकार से पंचायती राज नियमावली का ठीक से पालन करने को कहा है। दरअसल रजनी भंडारी पर नंदा राजजात में यात्रा मार्ग पर हुए विकास संबंधित कार्यों की निविदाओं में गड़बड़ी का आरोप लगा था, जिस पर हुई जांच के बाद सरकार ने बीती 25 जनवरी को रजनी भंडारी को पद से बर्खास्त करने के आदेश जारी किए थे। वहीं हाईकोर्ट द्वारा रजनी भंडारी को बर्खास्त करने के आदेश निरस्त किए जाने पर अब कांग्रेस ने भी सरकार पर हमलावर रुख अपनाया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने द्वेषपूर्ण कार्रवाई करते हुए दुरुपयोग किया और दुरुपयोग करके चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष को उनके पद से बर्खास्त किया था, जिसे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। वहीं फैसला आने के बाद कांग्रेस और बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। जिला पंचायत चमोली की जो अध्यक्षा हैं श्रीमती रजनी भंडारी, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के काफी मामले चल रहे हैं जो लंबित भी हैं, और सरकार ने इसका संज्ञान भी लिया था। हमारे पर्यटन मंत्री और पीडब्ल्यू मिनिस्टर्स हैं जो पंचायत राज्य विभाग भी देख रहे हैं, उन्होंने इसका संज्ञान लिया और बहुत गंभीरता से इस विषय को लेकर उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। वो लोग फिर माननीय न्यायालय गए और माननीय न्यायालय ने कोई अपने मैंडेट दिया है। तमाम चमोली जिले के स्थानीय जनता के लिए बहुत खुशखबरी है और कांग्रेस जनों के लिए भी बहुत खुशी की लहर सब में देखी जा सकती है। जब भी बदले की भावना से राजनीति की जाती है तो यही हश्र होता है। कहीं ना कहीं राजेंद्र भंडारी और रजनी भंडारी जी चमोली आपदा के समय पर, जोशीमठ आपदा के समय पर वहाँ की स्थानीय जनता के संग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति का। इसलिए राज्य सरकार चाहती थी कि जो लीड कर रहा है उसी को कोर्ट कचहरी में अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पॉलीग्राफी टेस्ट पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, जिसके चलते मुख्य विपक्षी दल हाईकोर्ट के इस फैसले की निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि बीजेपी सरकार पर सत्ता का नशा सर चढ़कर बोल रहा है, जिस वजह से अपराधों में संलिप्त लोगों को बचाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। पॉलीग्राफी टेस्ट से कई अहम सबूत हाथ लग सकते थे, इसलिए शासन में बैठे लोग सत्ता का दुरुपयोग कर सबूतों को छुपाने का काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि मामले की जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है और न्यायालय के फैसले को सर्वोपरि रखकर इस मामले में कोई भी टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। अंकिता हत्याकांड निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य के लोगों के लिए बहुत संवेदनशील विषय है और सरकार ने जो भी हो सकती थी, कार्रवाई हो सकती थी, उस पर कार्रवाई करने का सरकार ने पूरी प्रयास किया है। अभी भी लोग जेलों में बंद हैं, उनकी संपत्तियां भी कुर्क करी हैं, उनकी जमानतें नहीं हुई हैं, उनके अकाउंट्स में सीज करने का काम किया है। अब प्रश्न ये है कि जो एटीएस ने, एसआईटी ने जो कोर्ट में, न्यायालय में एक से कहा था कि इनका जो है नार्को टेस्ट होना है, पॉलीग्राफी टेस्ट होना है, तो जो मेन अभियुक्त थे उनकी परमिशन मिल भी गई थी, लेकिन बाद में पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए उनकी जो है स्टे लग गया है उसमें। अब वो एसआईटी अब आगे जो है कोर्ट में अपना प्रस्तुतिकरण करेगी कि लगातार उत्तराखंड के अंदर आरोपियों को और भ्रष्टाचारियों को जिस तरह से जमानत मिल रही है या वो बच के निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जनभावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। आप देखिए कि एक तरफ हाकम सिंह है जिसने लाखों युवाओं के भविष्य को अंधकारमय कर दिया और उसको उसके खिलाफ जो केसेस हैं उसमें जमानत मिल रही है, और इधर अंकिता हत्याकांड जिसको टकटकी लगाकर पूरा उत्तराखंड देख रहा है, पूरा राष्ट्रीय इशू बन गया था अंकिता हत्याकांड। आज तक हम उसका पटाक्षेप नहीं कर पाए हैं, हम इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं कि अंकिता का ये हश्र हुआ क्यों। अंकिता के न्याय मांगना क्या इतनी बड़ी चीज़ हो गई? पुलकित आर्या का बड़ी मुश्किल से तो पॉलीग्राफी टेस्ट होना था और उस पर भी स्टे लग जाना कहीं ना कहीं कमज़ोर पैरवी।
ऋषिकेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता और पूर्व बीजेपी नेता विनोद आर्य संदिग्ध परिस्थितियों में गंगा भोगपुर स्थित अपने रिजॉर्ट और कैंडी फैक्ट्री पहुंचे। एक महिला सहित 3 लोगों के साथ विनोद आर्य ने घंटों तक फैक्ट्री और रिजॉर्ट में छानबीन की। मीडिया मौके पर पहुंची तो विनोद आर्य मुंह पर रुमाल लपेट करके मीडिया के सवालों से बचते हुए कार में बैठकर बैरंग लौट गए और ये घटना फैक्ट्री पर तैनात पुलिस की मौजूदगी में हुई है। आपको बता दें कि पौड़ी के एडिशनल एसपी शेखर सुयाल ने कहा है कि फैक्ट्री और रिजॉर्ट को सील नहीं किया गया है। पुलिस ने अपनी विवेचना पूरी कर ली है, इसलिए विनोद आर्य को फैक्ट्री और रिजॉर्ट जाने से रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियों पर मंथन शुरू हो गया है। चारधाम यात्रा प्रशासन संगठन की यात्रा व्यवस्था बैठक 7 फरवरी को ऋषिकेश में आयोजित होगी। मिली जानकारी के मुताबिक चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की तैयारियों को लेकर एक बड़ी उच्च स्तरीय बैठक 7 फरवरी को शाम 3 बजे से नगर निगम स्वर्ण जयंती सभागार ऋषिकेश में गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। बैठक में आगामी चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की तैयारियों की रूपरेखा तय होगी और वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि पिछले साल की भांति इस वर्ष भी यात्रा सरल और सुगम होगी। सरकार पूरी तरह से यात्रा के लिए तैयार है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। श्री गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट परंपरागत रूप से अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं, जबकि श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल और श्री हेमकुंड साहिब के मई माह में खुलेंगे। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि 18 फरवरी शिवरात्रि के अवसर पर तय होगी। यात्रा समाप्त होने के पश्चात से हमारी स्तर से तैयारियां प्रारंभ कर दी गई थी। जिला प्रशासन हो या प्रदेश सरकार हो, हर स्तर पर यात्रा को लेकर के कार्य योजना तैयार की जा रही है और जो यात्रा से संबंधित जो विभिन्न एजेंसियां हैं, विभाग है, उनके बीच में निरंतर बातचीत हो रही है, बैठकें हो रही है और चर्चा वार्ता के पश्चात में कार्य योजना तैयार की जा रही है। और हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार से गत वर्ष हमारी यात्रा सुगम और सरल तरीके से हुई थी और बिल्कुल सफल रही थी, इसी प्रकार से इस वर्ष भी हमारी यात्रा सफल रहेगी और हमारे जो प्रदेश में जो भी यात्री श्रद्धालु आएंगे उनकी यात्रा बिल्कुल मंगलकारी होगी। पौड़ी में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जिला मुख्यालय पौड़ी जल जीवन मिशन की बैठक ली, जिसमें उन्होंने संबंधित अधिकारी को जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत लग रहे पेयजल लाइनों का कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए और इस दौरान उन्होंने श्रीनगर पौड़ी कोटद्वार की कार्य प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि फरवरी महीने में 110 कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य संबंधित अधिकारियों को दिया गया है, जिससे कार्यों को जल्द पूरा किया जा सकेगा। साथ ही डॉक्टर चौहान ने कहा कि जिन विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्र में अभी तक जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत जल कनेक्शन नहीं लग पाए हैं, वहां अधिकारी तेजी से कार्य सुनिश्चित करें। एक महत्वपूर्ण बैठक थी और इसमें हमारे जो काम चल रहे हैं 717 काम चल रहे हैं और 16 to 1700 के बीच में हमारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। बड़ी जो स्कीम्स हमारी 59 स्कीम है जो 2 करोड़ से 5 करोड़ की उसमें आती हैं, तो उन सभी को पर्सनली मॉनिटर किए जाने और तेज़ी से ख़त्म किए जाने और फरवरी मंथ में जो हमारी लगभग 110 काम कंप्लीट होने का एक टारगेट हम लोगों ने लिया है, तो इस तरीके से हम लोग इसे प्रायोरिटी पे ले रहे हैं और इसी संबंध में संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है। इस संबंध में मैंने रियलिटी चेक के लिए पहले भी विभागों को निर्देशित किया था और इसमें लगभग 68 स्कूल का नंबर आया, तो इसी संबंध में सीईओ और एसई जो है हमारे नोडल, और वो साथ में बैठकर जिन जिन स्कूल्स में पानी अभी नहीं पहुंचा है उनको इमीडिएटली टेकअप करते हुए वाटर सप्लाई इंश्योर करेंगे। अल्मोड़ा में जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें अस्पतालों में आ रही अनेक शिकायतों का निवारण किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के अस्पतालों में दवाइयों के साथ अनेक समस्याओं की शिकायतें आई, जिसमें अधिकारियों को तुरंत निवारण करने के निर्देश दिए गए हैं। आज तीनों हॉस्पिटल्स के जो चिकित्सा प्रबंधन समितियां हैं उनकी बैठक रखी गई है और इसमें इनके जो एजेंडा थे, कुछ दवाइयां प्रोक्योर होनी है, कुछ मशीनों की रिपेयर इत्यादि होनी है,
उसके मामले सॉर्ट आउट हुए हैं। साथ ही जो शिकायतें माननीय जनप्रतिनिधियों की ओर से समय समय पर हॉस्पिटल्स के संबंध में आती हैं, उनके विषय में भी वार्ता करके संबंधित अधिकारियों को ठीक करने के। देहरादून में वर्ल्ड वेंटिलेटर डे के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने आसन बैराज झील का भ्रमण कर विदेशी पक्षियों के बारे में बारीकी से जाना। वहीं दूसरी ओर रामपुर मंडी परिसर में स्थित वन आरक्षी प्रशिक्षण केंद्र के प्रेक्षागृह में उन्होंने वन कर्मियों को सम्मानित किया। दरअसल आज कल विश्व कंजर्वेशन दिवस मनाया गया, जिसके मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 रामसर साइटों में शामिल देश की इन महत्वपूर्ण जगहों के संवर्धन और संरक्षण की बात करते हुए देश के आम बजट में इसकी व्यवस्था की है। और खास बात यह है कि पचवादून क्षेत्र में स्थित आसन बैराज झील प्रदेश की पहली आसन वेंटिलेटेड कंजर्वेशन रिजर्व साइट है, जहां विदेशी पक्षी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, जिसके चलते यहां पर्यटकों के साथ ही पक्षी प्रेमियों का वर्ष भर जमावड़ा लगा रहता है। मंत्री जी की विजिट थी यहाँ पे, जो फॉरेस्ट ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर एक जो इन सर्विस ACFs हैं उनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी था, और आज वर्ल्ड वेटलैंड डे भी है। तो हमारे क्षेत्र का ये क्या उत्तराखंड का एकमात्र वेटलैंड है जो रामसर साइट है। तो यहाँ पर ये इतने सारे प्रवासी पक्षी आते हैं, उसी का ही एक प्रकार से उसी के बारे में जानकारी है। विभागीय अधिकारी जो कि बहुत सारे उनमें से ऐसे हैं जो विशेषज्ञ हैं इस क्षेत्र में, तो माननीय मंत्री जी को इसके बारे में, हम लोगों को इसके बारे में जानकारियाँ दे रहे हैं। और कोशिश ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी अपने मन की बात में वेटलैंड के बारे में, उसके रिजुविनेशन के बारे में, उसके कंजर्वेशन के बारे में बहुत ज़्यादा जोर दे करके कहा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।